बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का क्रय, प्रॉफिट प्रायर टू और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, समामेलन से पूर्व या पश्चात के लाभ अथवा हानि। तो अभी आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉफिट प्रायर टू ऑब्लिक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, समावेशन से पूर्व या पश्चात के लाभ या हानि। अब इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है कि जब कोई नई कंपनी का जन्म होता है तो उस किसी व्यवसाय को खरीदने के लिए, किसी चालू व्यवसाय को खरीदने के लिए किसी नई कंपनी का जब निर्माण होता है तो उस नई कंपनी का समामेलन अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो एक पुरानी कंपनी के व्यवसाय को क्रय कर रही है। तो ऐसी स्थिति में वो जो नई कंपनी जिसका अभी तक समामेलन नहीं हुआ है वो अगर किसी के व्यवसाय को खरीदती है तो समामेलन के दिन वो ये नहीं कर सकती कि पुरानी कंपनी के खाते बंद करके उसका लाभ हानि खाता बनाया जाए और फाइनेंशियल जो प्रॉफिट या लॉस है उसको ज्ञात किया जाए, फाइनेंशियल जो उसकी वित्तीय स्थिति है उसको ज्ञात किया जाए, बल्कि वर्ष के एंड में ही जाकर के अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको कंपनी के जो लाभ हानि खाते आप बनाओगे उसको दो पार्ट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, दो कॉलम में, यानी कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, समामेलन से पूर्व का लाभ अथवा हानि और समामेलन के बाद की लाभ अथवा हानि। अब ये क्यों और किस लिए बनाया जाए, इसमें क्या है कि समामेलन से जो पूर्व का लाभ होता है वो क्या है, पूंजीगत लाभ होता है और वो लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होता, और समामेलन के बाद का जो होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से जो प्रॉफिट है उसका पता होना चाहिए कि समामेलन से पहले का कितना है और समामेलन के बाद का कितना है। तो ये इस टॉपिक में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन निकालते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि अनुपात निकालते हैं कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी 1 अप्रैल से किसी का व्यापार लेती है, 30 सितंबर को उसका इनकॉर्पोरेशन होता है और 31 मार्च को अगर उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तो आपका जो पीरियड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन है, और बाकी के जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बाकी के 6 महीने ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। तो अगर इसका समय का अनुपात निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1:1, 6 महीने अनुपात 6 महीने 1:1। इसी तरह से आपको बिक्री का अनुपात निकालना पड़ सकता है। इसमें आपको बिक्री दे दी जाएगी कि पहले इतने महीने की 4 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको बता दिया कि इनकॉर्पोरेशन पीरियड से पहले की इतनी बिक्री है और बाद की इतनी बिक्री है, तो आप बिक्री का अनुपात निकाल लीजिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो अपन फाइनल अकाउंट जो बनाएंगे तो उसमें खर्चों का विभाजन जो है वो रेशियोज के अनुपात के ऊपर होता है। जैसे कुछ खर्चे जो हैं वो सेल्स के अनुपात, सेल्स रिलेटेड जो खर्चे हैं वो सेल्स के अनुपात में बढ़ते हैं प्री और पोस्ट में, और जो टाइम से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो बढ़ते हैं आपके समय के अनुपात के आधार के ऊपर। तो समय का अनुपात और सेल्स का अनुपात ये निकालना है। और दूसरा, कुछ ऐसी मदें भी हो सकती हैं जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से संबंधित हैं और कुछ ऐसी मदें भी हो सकती है जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से संबंधित हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि समामेलन से पूर्व का लाभ अथवा हानि या समामेलन के बाद का लाभ अथवा हानि ये ज्ञात करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से रेशियो में कौन से आइटम को किस तरह से बांटेंगे। ठीक है, मुख्य रेशियो में आपके सेल्स रेशियो है और आपका समय का अनुपात है, टाइम रेशियो है।
और कुछ मदे जैसे मैंने आपको बताई प्री इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होती हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होती हैं। और इसमें आपको दूसरा क्या है कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे उसमें आप दो कॉलम रखोगे, प्री पोस्ट, प्री और पोस्ट, डेबिट में भी दो और क्रेडिट में भी दो, ताकि अलग अलग जो है ग्रोस प्रॉफिट प्री पोस्ट का और नेट प्रॉफिट प्री और पोस्ट का आपको पता चल जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें ये आवश्यकता इस बात की है कि भाई क्यों बनाएं, प्री और पोस्ट क्यों ज्ञात करें? तो इसलिए ज्ञात करें कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसका वितरण हर प्रकार से नहीं किया जा सकता, लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं वो, और जो बाद वाला है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। तो इस चीज का आपको ज्ञात करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, क्योंकि जो प्रावधान है लेखांकन की उनका ध्यान में रखते हुए आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट आप बनाओगे तो उस समय आपको प्री और पोस्ट करके दिखाना पड़ता है। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें जो विधान से संबंधित कुछ बातें हैं उसको मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी समरी बताने के बाद, कि कभी कभी व्यवसाय क्रेता कंपनी अपने समामेलन होने के पूर्व की किसी तिथि से किसी चालू व्यवसाय को खरीद लेती है। समामेलन हुआ नहीं है कंपनी का, लेकिन उससे पहले उसने किसी का व्यापार खरीद लिया है और क्रय किए हुए व्यवसाय की ही लेखा पुस्तकों को चालू रखती है। अन्य शब्दों में कंपनी अपने समामेलन की तिथि को क्रय किए चालू व्यवसाय की लेखा पुस्तकें बंद करके अंतिम खाते नहीं बनाती है, तथा विक्रेता व्यवसाय की पुरानी लेखा पुस्तकों को ही समामेलन के बाद भी चालू रखती है और पूरे लेखा वर्ष समामेलन से पूर्व की अवधि और बाद की अवधि को सम्मिलित करते हुए का लाभ सामान्य विधि से ज्ञात करती है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि संपूर्ण वर्ष के व्यवहारों पर आधारित उक्त लाभ में से कंपनी लाभांश घोषित कर सकती है अथवा नहीं, ये एक पॉइंट है। तो इसमें क्या है, लेखा सिद्धांतों के दृष्टिकोण से समामेलन के पूर्व के व्यवहारों से अर्जित लाभ पूंजीगत प्रकृति के लाभ समझे जाते हैं, इसलिए कंपनी उसमें से लाभांश घोषित नहीं कर सकती। इसलिए ये प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है, क्योंकि ये बंधन है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार भी समामेलन से पूर्व का लाभ कंपनी का पूंजीगत लाभ है। लेखांकन एवं वैधानिक दृष्टिकोण से कंपनी समामेलन से पूर्व के लाभों का उपयोग लाभांश वितरण के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी का जन्म समामेलन के दिन होता है। अतः उस तिथि के पूर्व लाभ कंपनी के स्वयं के द्वारा कमाए हुए लाभ नहीं हैं। ये लाभ तो एक प्रकार से व्यवसाय विक्रेता से खरीदे गए लाभ हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 के अंतर्गत कंपनी अपने स्वयं के कमाए हुए लाभ का उपयोग ही लाभांश के लिए प्रयोग कर सकती है, काम में ले सकती है। समामेलन से पूर्व कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता, फिर उसके लाभों का कंपनी के हिस्सेदारियों में लाभांश के रूप में वितरण कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। अतः समामेलन से पूर्व के लाभ लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं होते। यही कारण है कि जिस लेखा वर्ष में व्यवसाय क्रय किया जाता है उस लेखा वर्ष के लाभ को दो भागों में विभाजित करना आवश्यक है, समामेलन से पूर्व का लाभ और समामेलन के बाद का लाभ। व्यवसाय क्रय करने वाले लेखा वर्ष के लाभ को उपरोक्त दो भागों में विभाजित करने के लिए यदि संभव हो उसको तो स्तंभाकार प्रारूप में व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाकर पृथक पृथक लाभ ज्ञात कर लेना चाहिए। पर्याप्त सूचना के अभाव में संपूर्ण वर्ष का एक साथ संकल लाभ ज्ञात कर लेना चाहिए। तत्पश्चात उस वर्ष के सकल लाभ को, ग्रॉस प्रॉफिट को दो भागों में बांट लेना चाहिए, समामेलन से पूर्व का और समामेलन के बाद का। संपूर्ण वर्ष के सकल लाभ का विभाजन समामेलन से पूर्व एवं समामेलन के पश्चात की बिक्री अथवा समय के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना आप कि सकल लाभ को बिक्री के अनुपात में विभाजित किया जाना अधिक उचित है। समय के अगर बिक्री अलग अलग पीरियड की प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट नहीं दे रखी तो बिक्री का अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए समय के आधार पर बांटते हैं। लेकिन अगर बिक्री अलग अलग दी हुई है तो उसको सकल लाभ को आपको सेल्स रेशियो के अंतर्गत तो उसको बांटना चाहिए। तो सकल लाभ को समामेलन से पूर्व एवं पश्चात की अवधि में विभाजित करने के बाद लाभ हानि खाते के डेबिट व क्रेडिट में दिखाई गई क्रमशः व्यय एवं आय की मदों को भी उचित आधारों पर समामेलन से पूर्व की अवधि तथा समामेलन के पास की अवधि में बांट लेना
चाहिए। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे उसके डेबिट के जो आइटम्स है, क्रेडिट के आइटम्स हैं, उनको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उचित रेशियो के आधार पर। इन मदों में से कुछ मदें तो ऐसी हो सकती हैं जो स्पष्ट रूप से समावेलन से पूर्व की अवधि की अथवा समावेलन के बाद की अवधि से भी संबंधित होती हैं। इस प्रकार की मदों का विभाजन नहीं करना चाहिए, अपितु संबंधित अवधि के खाने में इन्हें दिखा देना चाहिए। अर्थात स्पष्ट है, यदि समावेलन से पूर्व का व्यय आय है तो ऐसे संपूर्ण व्यय आय को समावेलन से पूर्व का व्यय आय, और यदि समावेलन के बाद का है व्यय आय है तो ऐसे संपूर्ण व्यय आय को समावेलन के बाद का व्यय आय मानना चाहिए। अब क्या होता है कि साझेदारी अथवा एकाकी स्वामित्व के व्यवसाय को कंपनी द्वारा क्रय की स्थिति में ऐसी मदों के कतिपय कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको कि जो कुछ समावेलन से पूर्व के हैं और कुछ समावेलन के बाद के हैं। तो समावेलन से पूर्व की जो मदें हैं उसमें आपका आ गया साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। और समावेलन के बाद की जो मदें हैं उनमें संचालकों की फीस, प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्रों पर ब्याज, संचालकों का पारिश्रमिक, अंश हस्तांतरण फीस इत्यादि हैं। इसमें याद रहे कि अंश हस्तांतरण फीस कंपनी के लिए आय होती है। ठीक है, अब ये तो मदें हैं, ये समावेलन से पूर्व की हैं या समावेलन के बाद की है। इसमें किसी रेशियो के आधार पर इसको बांटने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसमें खास बात एक चीज़ ये ध्यान रखना आप कि अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, संचालकों की फीस, संचालकों का पारिश्रमिक, ऋण पत्र पर ब्याज एवं असंतारण फीस को समावेलन के पश्चात की मदें मानने का कारण उनका संबंध कंपनी व्यवसाय से होना है। एकाकी व्यवसाय एवं साझेदारी व्यवसाय में आय व्यय की उक्त मदें नहीं होती हैं, परंतु यदि किसी कंपनी ने विद्वान कंपनी के चालू व्यवसाय का क्रय किया हो तो इन मदों को समावेलन से पूर्व एवं समावेलन के पश्चात की अवधियों में समय के अनुपात अथवा अन्य किसी उचित अनुपात में बांटकर दर्शाना होगा, अगर कंपनी किसी कंपनी का खरीदती है तब। ठीक है, परंतु स्मरण रहे प्रारंभिक व्यय में शामिल मदों का संबंध तो नव स्थापित कंपनी से ही होने के कारण ये समावेलन के पश्चात की मद होती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इस चीज का विशेष होकर आप ध्यान रखना। उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त अन्य आय व्यय की मदों को दो भागों में समावेलन से पूर्व की अवधि तथा समावेलन की बाद की अवधि में विभाजित किया जाता है। विभाजन के लिए यथासंभव सर्वोत्तम आधार चुना जाता है। सुटेबल अपॉर्शनमेंट बेसिस होना चाहिए, उसका आधार सही होना चाहिए जिसके आधार पे उसको बांटा जाएगा। प्राय इन मदों में विभाजन के लिए दो आधार प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक तो बिक्री का सेल्स रेशियो और दूसरा आपका है टाइम रेशियो, समय के आधार के ऊपर। तो समय आधार से तात्पर्य समावेलन से पूर्व तथा बाद के समय से अनुपात से है, और इसी तरह से समावेलन से पूर्व की बिक्री और समावेलन की बाद की बिक्री उनका रेशियो लिया जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में उपलब्ध सूचनाओं से दोनों अवधियों की पृथक बिक्री ज्ञात नहीं की जा सकती तो समस्त मदों का विभाजन समय के आधार पर किया जाएगा। जब सेल्स रेशियो अवेलेबल नहीं है तो टाइम के आधार के ऊपर उसको बांट दिया जाता है। और यदि आपके जो क्वेश्चन जो है उसमें दोनों अवधियों की बिक्री पृथक ज्ञात हो सकती है तो कुछ मदों का विभाजन जो समय के निकट संबंध रखती हैं समय के आधार पर किया जाएगा, तो कुछ मदों का विभाजन जो बिक्री के निकट हैं बिक्री के आधार पर किया जाएगा। तो समय व बिक्री से निकट संबंध रखने वाली कुछ मैं उदाहरण देता हूं आपको कि इन चीज़ों को आपको सेल्स रेशियो में बांटना चाहिए और इन रेशियो को आपको टाइम रेशियोज के ऊपर बांटना चाहिए। अब समय से निकट संबंध रखने वाली कुछ मदें हैं, जैसे आपके सैलरीज है, रेंट है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑडिटर्स फीस। ये समय से रिलेटेड है, इनको समय के आधार के ऊपर टाइम रेशियो के आधार पर बांटना चाहिए। दूसरा, जो सेल्स से रिलेटेड जो आपके आइटम्स हैं, संबंध रखने वाली मदें हैं, उनमें आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है, कमीशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, और कैरिज आउटवर्ड है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट्स है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। ये क्या है कि सेल्स से रिलेटेड हैं, तो इनको सेल्स रेशियो के आधार के ऊपर बांटना चाहिए। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ज्ञात करने के लिए जो एक्सपेंसेस जो आपके फाइनल अकाउंट्स के, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जो आइटम्स हैं उनको किस आधार पे अलग अलग दिखाना है प्री और पोस्ट कॉलम में, इसका आपको फार्मूला और ज्ञान होना चाहिए।
अब क्या है कि समामेलन से पूर्व व बाद का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए एक विवरण स्टेटमेंट बनाना जाना चाहिए। कभी कभी लाभ हानि खाते का इन कॉलमनर फॉर्म स्तंभाकार प्रारूप में बनाने के लिए प्रश्न में स्पष्ट निर्देश दिया हो सकता है, तो आपको उस आधार पर बनाना है। इसमें याद रहे कि समामेलन से पूर्व में समामेलन के पश्चात लाभ हानि का बंटवारा दर्शाते हुए कंपनी का लाभ हानि विवरण कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः टी प्रारूप में स्तंभाकार लाभ हानि खाता बनाने हेतु दो पृथक पृथक खाने बनाकर उनमें क्रमशः समामेलन से पूर्व तथा समामेलन के बाद की आय व्यय की मदों को दिखाया जाना चाहिए। लाभ हानि खाते के डेबिट व क्रेडिट पक्ष का अंतर समामेलन से पूर्व एवं बाद के शुद्ध लाभ या हानि नेट प्रॉफिट और लॉस बतलाएंगे। समामेलन के बाद का लाभ कंपनी का रेवेन्यूगत लाभ होता है, किंतु समामेलन से पूर्व का लाभ पूंजीगत लाभ होता है। ये बात मैंने आपको पहले लेक्चर के शुरू में बताई कि प्री इनकॉर्पोरेशन जो प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट है और बाद वाला वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। पूंजीगत लाभ का उपयोग जो है आप ख्याति को अपलिखित करने के लिए, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए या पूंजीगत व्ययों को राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है और इसे पूंजीगत संचय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जो कैपिटल प्रॉफिट है उसके क्या यूज हो सकते हैं, इसमें गुडविल को आप राइट ऑफ कर सकते हैं और कैपिटल जो एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ कर सकते हैं या कैपिटल रिजर्व है उसमें उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। पूंजीगत लाभ का उपयोग लाभांश विभाजन के लिए नहीं किया जा सकता। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है कि जो कैपिटल प्रॉफिट है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये खास चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। समामेलन से पूर्व की हानि पूंजीगत हानि होती है और उसे ख्याति खाते में डेबिट किया जाता है। यानी कि लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अगर है, समामेलन से पूर्व की हानि है तो पूंजीगत हानि है और उसे गुडविल अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए। तो ये आप जो अपना आज का लेक्चर है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वो किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर थ्योरी का क्वेश्चन भी अगर इसमें आता है तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इनका आपको इसमें व्याख्यान करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर।